नमस्कार दोस्तों, है ना? आप सभी कैसे हैं? है ना? आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक कुमार केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। और आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से बात करेंगे ना। सरफेस केमिस्ट्री में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, है ना? तो 2026 में जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर किए गए हैं। तो बिल्कुल आपको एकदम श्योर रहना है कि आप अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपका जो भी मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ से छूटेगा नहीं, है ना? तो सारे तरह के हम लोग क्वेश्चंस बात करेंगे, है ना? और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, है ना? और इसका बेनिफिट लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो प्रावस्थाओं के बीच कोई अंतरापृष्ठ नहीं होता? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर एट द इंटरफेस ऑफ द फेज, मतलब कोई फेजेस के बीच में कोई गैपिंग नहीं होगा, सब आपस में मिक्स्ड होता है ना। तो इसका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रिस्टलीकरण तो नहीं होगा, विसमांगी उत्प्रेरण नहीं होगा, समांगी उत्प्रेरण भी नहीं होगा, संचारण भी नहीं होगा, है ना? समांगी उत्प्रेरण इसका सही आंसर होगा, क्योंकि समांगी जो उत्प्रेरण होता है उसमें आपका जो कैटलिस्ट होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं सेम फेज में होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, है ना? अगर मान लीजिए ये गैसेस फेज में होगा तो इसमें कोई गैपिंग नहीं होगा, सब आपस में इंटरमिक्स रहते हैं ना। कोई भी इंटरफेस करने का मतलब दो अलग अलग, है ना, स्टेट, है ना। तो इस तरह का आपका याद रखना, समांगी उत्प्रेरण इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है ना? भौतिक अधिशोषण अगर हो रहा है, फिजिकल, हम लोग जानते हैं कि भौतिक और रासायनिक दो तरह के अधिशोषण होते हैं आपके, है ना? तो अगर भौतिक भौतिक अधिशोषण हो रहा है तो उसके लिए कौन सा अनुकूल स्थिति नहीं होता है? तो उच्च दाब चलेगा, ठीक है ना? आपका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव, है ना? ये दोनों ही केस में होता है। वो दोनों ही केस में उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, मतलब ऊर्जा निकलती है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। उच्च तापमान, है ना, ये वाला जो पॉइंट है, उच्च तापमान जो होता है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए सुटेबल नहीं होता है ना, क्योंकि वहां पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनते हैं, मॉलिक्यूलर को अगर एनर्जी मिलेगा तो फिर से वो भाग जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो आपका एडजॉर्बेट होता है, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, तो टेम्परेचर मिलेगा तो वो भाग जाएगा, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलते हैं हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? मैच खोज रहा है यहाँ पे, है ना। दूध पायस बिल्कुल सही है, कोहरा ठोस सोल, है ना, कोहरा ठोस सोल नहीं होता है ना, यही आंसर आपका सही होगा। पनीर जेल होता है, धुंध एरोसोल होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोग, है ना। फोग जो होता है वो सॉलिड सोल नहीं होता है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बढ़ते हैं, तो उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम है जिसमें दोनों परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल होते हैं? बताइए। आपको अगर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है ना, समझाने समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना, कि स्पीड सर बताइए, स्लो बताइए, इस तरह का जो भी आपका प्रॉब्लम है जिस चैप्टर से, है ना। अभी आपका एमसीक्यू का भी फॉर्मेट चल रहा है, एमसीक्यू का भी सीरीज चल रहा है ना, 2 सीरीज बन चुका है, और 2026 का एक स्पेशल प्लेलिस्ट में बना हुआ है जिसमें आपको सारे तरह के चैप्टर भी मिल रहे हैं ना। 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, ये 5वां चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री का। तो 2026 के प्लेलिस्ट इसको हम आई बटन में दे देंगे, है ना, तो वहां से आप देख लीजिएगा तो और ज्यादा आपका तैयारी और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था? उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम होगा जिसमें दोनों परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और इसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं ना, परिक्षेपण माध्यम, दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो कौन सा होता है ऐसा? पायस, जेल, सोल, है ना, फोम। यानी डीपी और डीएम दोनों लिक्विड बोल रहा है, तो डीपी और डीएम दोनों लिक्विड किस में हो जाएगा? तो ये होगा आपका पायस, है ना, ठीक है, पायस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता? टिंडल इफेक्ट, है ना, जो हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट जो होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, लाइट का जो बिखरना हम लोग समझ सकते हैं ना, किसी पार्टिकल के टकराने पर जो बिखराव होता है उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो कौन सा नहीं दिखाएगा? विलियन, है ना, अवक्षेप, सोल, वास्प। अच्छा, कौन दिखाएगा, है ना, कौन प्रदर्शित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोल हो जाएगा, क्योंकि सोल जो होता है ये कोलाइडी विलियन होता है, और ये वाला विलियन कौन सा विलियन है? ये ट्रू सॉल्यूशन है ना। और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर छोटा होता है ना, तो ये नहीं दिखाते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए। दूध आपको भी बताया था हम ना, दूध किसका उदाहरण है? पायस का, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
चलिए, भौतिक अधिशोषण है ना, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना। तो ये क्वेश्चन आपका जनरली पूछता है ना, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, ये दोनों पढ़ के जाना है ना। भौतिक अधिशोषण हालांकि कमजोर उसमें बल होता है, वांडरवाल फोर्स होता है। रासायनिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो उस तरह का बॉन्ड बनता है, इसीलिए वो एकान्विक होता है और ये बहुआन्विक होते हैं, है ना। तो इसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना, कम होता है, 20 से 40 किलो जूल, यही आंसर होगा इसका, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें याद रखना 80 से 240, इसमें रासायनिक में, है ना, तो वो भी पूछेगा तो आप लिख सकते हैं 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, लायोफिलिक और लायोफोबिक, है ना, इसको द्रवरागी और द्रव कुछ है विरागी, है ना, सॉल्व में विभेद, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है ना, देखिए द्रव स्नेही, है ना, द्रव स्नेही, फिलिक का मतलब स्नेही, है ना, अट्रैक्ट होने वाला। देखिए द्रव विरोधी, है ना, लायोफोबिक को बोलते हैं, नाम से पता चला द्रव स्नेही द्रव विरोधी, है ना। लायो का मतलब ही होता है लिक्विड, फिलिक का मतलब लविंग, लायो का मतलब लिक्विड, फोबिक का मतलब हेटिंग, है ना। तो द्रव स्नेही नाम से पता चला है, इनका विलायक के प्रति गहरा आकर्षण होता है, इनमें कोई उस तरह का आकर्षण नहीं होता है ना। इन्हें पदार्थ को विलायक के साथ मिलाकर आसानी से बनाया जा सकता है, इसे बनाने के लिए विशेष रासायनिक या भौतिक विधियां की आवश्यकता होती है। ये बहुत अस्थायी होते हैं, आसानी से अवक्षेपित नहीं होते, ये कम अस्थायी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर आसानी से जम जाते हैं। तो कम से कम आपको 3 डिफरेंस याद करके जाने, है ना, 3 मार्क्स का अगर पूछेगा 3 डिफरेंस लिख के आ जाना, ठीक है। तो 3 इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। इनकी श्यानता विलायक से बहुत अधिक होती है, इनकी श्यानता लगभग विलायक के बराबर होती है, इनका पृष्ठ तनाव विलायक से कम होता है, इनका पृष्ठ तनाव विलायक के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो लायोफिलिक लायोफोबिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में बेसिकली अल्टरनेट 2 साल 3 साल में पूछ ही देता है, ठीक है। तो इसको करके जरूर जाना है आपको, VVI, है ना, इसको VVI करके जाना है, मतलब इसको रखिएगा अपने पास, है ना, रखना है इसको, है ना, छोड़ना नहीं है। चलिए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या है ना, तो ये एक अच्छा अवशोषक होता है ना, अच्छा अवशोषक होता है, ठीक है, अधिशोषक, रंगनाशक, अवकारक, है ना, किसी किसी में अधिशोषक ही बोलता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये होगा अवशोषक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्राउनियन गति क्या है ना, ब्राउनियन गति क्या है, इसको कैसे समझाएंगे, देखिए ये इस तरह से आप समझा सकते हैं, है ना, मूवमेंट, या किसी माध्यम में तैरते हुए, है ना, सूक्ष्म कणों की अनियमित सतत या टेढ़ी मेढ़ी गति होती है ना, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, तो माध्यम की तेजी से चलते अणु इन निलंबित कणों के टकराते हैं ना, एक कण दूसरे से टकराएगा और टकराने के कारण जिग जैग पाथ में मूवमेंट करता है, इधर उधर मूवमेंट करेगा, तो इधर उधर मूवमेंट कर रहा है मतलब क्या हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले देखा था यहाँ पे, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था कहाँ पे, पानी में पराग कणों को की गति को सबसे पहले देखा था, कब देखा था, 1827 में देखा था, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना, किसी भी माध्यम में द्रव गैस में जो तैरते सूक्ष्म कणों की अनियमित सतत और टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति बोलते हैं ना, परिभाषा है, उसको आपको लिख देना है। 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। दूध है ना, फिर क्वेश्चन आया दूध क्या है, दूध तो पायस है ना, बताया गया था। दूध क्या है, तो दूध आपका जल में परिक्षेपित वसा, वसा में परिक्षेपित जल, है ना, तेल में परिक्षेपित जल, है ना, वसा में परिक्षेपित वसा, क्या होगा इसका बताइए। तो ये जल होता है ना, दूध में मैक्सिमम परसेंटेज में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर में क्या होता है, फेट डिस्पर्स होता है ना, इसलिए दूध को हम लोग जमा के दूध को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर छाली बनता है, छाली में क्या रहता है, वो आपका एक तरह का फैट रहता है, ठीक है। तो जल में परिक्षेपित वसा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है ना, लायोफिलिक कोलाइड कौन सा है ये बताएं हम लोग, है ना। तो लायोफिलिक कोलाइड कौन सा होगा, दूध, गम, कोहरा, खून, है ना, बताइए इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है ना, तो इसका आंसर के लिए एक बना ही दिए हम लोग, है ना। भौतिक, जैसे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया, बिहार बोर्ड में तो लगभग फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। भौतिक, फिजिकल एडजस्टमेंट और केमिकल, क्या क्या होगा देख लीजिए, इसमें भी कम से कम आपको 2 से 3 पॉइंट जरूर याद करना, 2 से 3 पॉइंट प्रत्येक का याद रखना है, ठीक है। 3 मार्क्स से ज्यादा इसका क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना, सिंगल का अगर पूछे तो हम लोग। अब देखिए इसमें सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए बंध अगर बोलेंगे तो क्या होगा, वांडरवाल फोर्स, जो दुनिया का सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है। प्रबल रासायनिक बंध होगा, जैसे सहसंयोजक आयनिक, है ना। उत्क्रमणीय होगा ये, है ना, ये अनुत्क्रमणीय होगा। ये नॉन स्पेसिफिक होता है ना, नॉन स्पेसिफिक क्यों होता है, आया, है ना, आया
सतह पे चिपका फिर चला गया, है ना, फिर आया चिपका, मन किया तो रहा, फिर चला गया, ऐसे होता है वो, है ना। माने घर के ही आदमी समझ लीजिए, ये बाहर के आदमी आते हैं ना तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, एक बार बन गया बॉन्ड तो वो टूटेगा नहीं, इसीलिए इरिवर्सिबल होता है ये, और ये हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। बहुआण्विक होता है ना, इसमें एक लेयर के बाद इस तरह से एक लेयर के बाद इस एक लेयर बन गया, इसके ऊपर भी दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से बहुत आणविक बनाते हैं परत, ये एकल आणविक बनाते हैं, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है, मजबूत बनाता है ना। जैसे बोला जाता है ना, प्रचार दे देता है, घर बनाओ तो केवल एक ही बार, प्रचार जो देखा था अल्ट्राटेक सीमेंट वाला, क्योंकि घर पापा बोलते हैं घर केवल एक ही बार बनता है, इस तरह से। कम होता है इसका, है ना, 20 से 40 किलो जूल, इसका 80 से 400 लिखा हुआ है, यहाँ 240 होगा, एनसीईआरटी में 240 दिया है, कहीं कहीं 400 भी लिखा हुआ है। तापमान बढ़ने पर घटता है, तापमान बढ़ने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उत्सर्जित उष्मा क्या होगा, कम होगा, इस पे अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कंदन किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन बोलते हैं, है ना, कोएगुलेशन बोलते हैं, ठीक है, कोएगुलेशन प्रिसिपिटेशन, है ना। तो इसका अर्थ क्या है, तरल या कोलाइडल घोल का जमना या ठोस बनना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। इतना भी अगर आप लिख के आते हो ना तो नंबर मिल जाएगा आपको। प्रक्रिया कैसे है ना, तो छोटे कणों का एक साथ आते हैं और बड़े कणों में बदल जाते हैं, है ना, जिससे वो अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। उदाहरण जैसे रक्त का जमना, है ना, पानी का शुद्धिकरण, दूध का दही बनना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शोषण किसे कहते हैं ना, वो वाला शोषण नहीं है ना, जो बोलते हैं ना, वो कोई हम लोग को दबा रहा है ना, गरीब आदमी को दबा रहा है, अमीर आदमी, इस तरह से नहीं, वो यहाँ पे शोषण कुछ हो रहा है, ठीक है। शोषण का मतलब क्या है, यह एक व्यापक शब्द है जिसमें अधिशोषण के बारे में बात करते हैं और अवशोषण दोनों एक साथ होते हैं, है ना। एडजॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, है ना, दोनों में आपको पता होगा अंतर क्या होता है। अधिशोषण जो होता है ये बल्क फेनोमेनन है, सॉरी, ये सतह फैन होता है ना, इसीलिए इसका नाम ही है सतह रसायन, है ना, अधिशोषण। और ये जो होता है ये पूरे बल्क पार्ट में होता है, अंदर भी होता है बाहर भी होता है। जैसे रसगुल्ला के अंदर रस जो होता है वो अंदर भी होता है और बाहर भी होता है ना। सरफेस केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो ना, अधिशोषण अवशोषण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, बताइए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, 9 क्लास से पढ़ते हैं हम लोग। 1 से 100 पिकोमीटर नहीं, 1 से ये है ना, 1 से 1000 नैनोमीटर, याद रखना है कोलाइडी कणों का। इससे बड़ा रहेगा तो कौन सा बोलेंगे हम लोग, निलंबन। उससे छोटा रहेगा तो क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। 1 से 100 सेंटीमीटर, 1 से ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं, तो इसमें क्या बताए थे, है ना, वान डेर वाल बल। चलिए आगे बढ़े। बादल निम्न में से किसका उदाहरण है, बताइए। बादल निम्न में से किसका उदाहरण है ना, द्रव का गैस में परिक्षेपण, है ना, ठोस का गैस में परिक्षेपण, द्रव का ठोस में परिक्षेपण, ठोस का द्रव में परिक्षेपण, बताइए, है ना। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, 19 का क्या आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा रिसर्च करिए, है ना, आंसर तो बता ही देंगे हम बाद में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। पेप्टिकरण क्या है, पेप्टिकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। पेप्टाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, पेप्टाइजेशन, है ना। तो ये क्या होता है कि कोई भी अगर हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोई भी कोलाइडल सोल होता है, उसमें हम लोग कुछ एजेंट मिलाते हैं और उसको प्रिसिपिटेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल को हम लोग कुछ मिला करके, है ना, वही ताजे अवक्षेप को एक उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलाया जाता है, हिलाया जाता है, तो क्या बनता है, पेप्टिकरण बनता है ना, ये पेप्टाइड बनता है, ठीक है। कार्यविधि क्या है, तो अवक्षेप के कण इलेक्ट्रोलाइट के एक प्रकार के आयन धनात्मक या ऋणात्मक को अपनी सतह पर सोख लेते हैं, जिससे उन पर समान आवेश आ जाता है, ठीक है। परिणाम, समान आवेश के कारण पर कणों में प्रतिकर्षण होता है, जिससे वे टूटकर कोलाइडल कणों में बदल जाते हैं, ठीक है, और एक स्थिर कोलाइडल विलयन बनाते हैं। पेप्टाइजिंग एजेंट भी पूछता है एग्जाम में। इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे सरगरा हो गया, गोंद, जिलेटिन, सब, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल बनता है उसमें के अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के साथ मिलाकर कोलाइडल विलयन बनाया जाता है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड को फेरिक क्लोराइड, ये दोनों को मिक्स करके बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव, है ना। टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। तो टिंडल प्रभाव यही है ना, कोलाइडल कणों या अति सूक्ष्म कणों द्वारा, ठीक है, कोलाइडल कणों या अति सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन और इस कारण प्रकाश के पथ का दृश्यमान होना टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। परिभाषा हो गया। इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो कोलाइडल कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर या उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जिससे वे आपतित प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित करके उसे बिखेर देते हैं। किसमें होता है यह प्रभाव, कोलाइडल विलयनों में, जैसे दूध हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, या कुछ सूक्ष्म निलंबनों जैसे धूल भरी हवा में भी देखा जाता है।
लेकिन वास्तविक विलयन में ये चीज नहीं होता, याद रखना है। किसमें नहीं होता? ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होता, ठीक है। जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, सॉरी सेकंड चैप्टर, सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर और बाकी बिहार के लिए सेकंड चैप्टर। तो दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण है? तो अंधेरे कमरे में खिड़की से आती धूप की किरण का दिखना, है ना। घने जंगल में पेड़ों पर चढ़कर आती सूर्य की किरणों का पथ दिखना। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? टिंडल प्रभाव का, ठीक है। हम लोग देखते हैं, है ना, घने जंगल में, या अपने रूम में भी देखते हैं, छोटा सा होल हो गया, सन का लाइट आ रहा था, देखते हैं हम लोग, है ना, प्रकाश के कण इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है ना? दूध, गोंद, कुहासा, खून, है ना। तो कौन सा नहीं होगा बताइए? दूध, गोंद, कुहासा, खून, कुहासा, है ना, कुहासा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो इसको 10 के पावर, ये याद रखना, 10 के पावर -5 से 7, लेकिन कहीं अगर 10 के पावर -4 से -7 भी लिखा रहता तो वो भी सही होता, ठीक है। चलिए, रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करता। एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है। बताइए, रासायनिक अधिशोषण की दर जो होता है, दाब अगर बढ़ाएंगे तो क्या घट जाएगा, दाब पर निर्भर नहीं करता है, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होता है, दाब बढ़ने से बढ़ती है ना। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? चलिए, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है रासायनिक अधिशोषण, है ना, दाब का इफेक्ट क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं, जिसमें आप पढ़े होंगे फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, फ्रीउंडलिक का, उसी से आंसर इसका निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण में क्या है? तो इसको भी डिस्कस मैंने कर चुका है। समांगी माने, है ना, जब अभिकारक और उत्प्रेरक समान अवस्था में होता है ना। गैस में है तो गैस, है ना, गैस वगैरह। जैसे विसमांगी, विसमांगी में क्या है? जैसे हेबर प्रोसेस में जो बनाया जाता है ना, आयरन के साथ, तो ये दोनों गैस में है और यहाँ पे ये क्या है? सॉलिड में, है ना। तो ये कौन सा है? विसमांगी है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जैसे कि बहुत सारा रिएक्शन जो होता है एक ही फेज में होगा, कैटलिस्ट भी एक ही फेज में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। उत्प्रेरक को अलग करना कठिन होता है, उत्प्रेरक पूरे मिश्रण में फैला होता है ना। उत्प्रेरक को आसानी से अलग किया जा सकता है, अभिक्रिया केवल उत्प्रेरक की सतह पर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पायस क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक प्रकार के पायस का एक एक उदाहरण दे, है ना। तो पायस को इमल्सन बोलते हैं इंग्लिश में। दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण होता है, जहां एक द्रव की छोटी छोटी बूंदें दूसरे द्रव में क्या होती है? बिखरी होती है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, है ना। चलिए, आम इमल्सन में तेल में पानी, है ना, तेल में पानी, ऑयल इन वाटर बोलते हैं। जैसे मिल्क और वेनिसिंग क्रीम जो होते हैं, है ना, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल पूछ देता है ऑयल इन वाटर, है ना, तो मिल्क और वेनिसिंग क्रीम। वाटर इन ऑयल, है ना, तो चीज और कोल्ड क्रीम, है ना। प्रकार जो शामिल है, इमल्सन अमिश्रणीय द्रवों का एक क्या है? पारस्परिक कारक के साथ मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। एडजॉर्प्शन क्या है भाई? किसी ठोस या द्रव की सतह पर गैस के अणुओं का जमा होना, है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? जब एडजॉर्प्शन वांडरबल बलों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? फिजिकल एडजॉर्प्शन। आगे बढ़े। जब एडजॉर्प्शन रासायनिक बंध के निर्माण से होता है तो उसे क्या कहते हैं? केमीजॉर्प्शन कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया गति बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसा अभिलेख जिसमें कणों का कार्य 1 नैनोमीटर से 1000, है ना, तो कोलाइड कहेंगे। चलिए, एब्जॉर्प्शन में अंतर सतही प्रक्रिया है, ये आयतन प्रक्रिया है। अधिशोषण फिजिकल और केमिकल वाला, इसको तो क्लियर कर ही रही है। कमजोर बल होगा, यहाँ पे रासायनिक बंध होगा, मजबूत होगा, है ना, रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। इमल्सन क्या है? दो असंगत द्रवों का कोलाइडल मिश्रण होता है इमल्सन, जैसे दूध, है ना, दूध में। फ्लूइडिक, इसके बारे में बात करें तो हम लोग प्रेशर के साथ, यहीं पे, है ना, प्रेशर के साथ, इंटरमीडिएट प्रेशर पे ज्यादा होता है, ठीक है। एक हार्डी स्कल्ज लॉ क्या है? ये बताया है जिस आयन की संयोजकता अधिक होती है उसकी कोएगुलेटिंग शक्ति क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। जैसे Fe3+ है ना, Fe3+ है, Na+ है, Mg2+ है, तो इसमें सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसका होगा? Fe3+ का, ठीक है। आगे बात करें कैटालाइसिस क्या है? एंजाइम कैटालाइसिस, है ना, कैटालाइसिस ऊपर के जिसमें कैटलिस्ट अभिक्रिया की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। एंजाइम जैविक कैटलिस्ट होते हैं जो विशिष्ट अभिक्रिया को तीव्र करते हैं, ठीक है। चलिए आगे। कोलाइड्स के क्या उपयोग है ना? कोलाइड्स का उपयोग औषधि निर्माण में, पेंट स्याही में, खाद्य पदार्थों में और जल के शुद्धिकरण में करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से कॉपी में लिख लेना है या एक बार पढ़ लेना, 1 से 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय, है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देंगे।